गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मेरा नाम है अर्पिता एंड आज हम कर रहे हैं पार्ट 2 ऑफ पीआईएल यानी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। देखो, मैंने तुम्हें बार बार कहा है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पीआईएल इज द जनरल प्रिंसिपल, जो हमने पार्ट 1 में कर लिया था। लेकिन पार्ट 2 को हल्के में नहीं लेना है, पार्ट 2 को इजी नहीं समझना है। थोड़ा बेसिक जनरल कॉन्सेप्ट है। पार्ट 1 में बहुत सारी चीजें याद करनी होती है, ठीक है। जैसे पीआईएल के पापा कौन थे? पीआईएल के पापा है ह्यूगो ग्रोशियस। लेकिन पीआईएल की बुआ कौन है? बुआ यानी जिसने नाम रखा था पीआईएल का, वो कौन है? तो वो थे जेरेमी बेंथम, है ना। तो ये सारी चीजें याद रखना थोड़ा मुश्किल है। रियलिस्ट स्कूल क्या है, पॉजिटिव स्कूल क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या होते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट है हमें याद रखने के लिए। यहाँ पे तुम्हें याद कुछ नहीं रखना है, तुम्हें सिर्फ समझते चलना है, ठीक है। तो अब आज हम कर रहे हैं एक्स्ट्राडिशन एंड असाइलम का टॉपिक। एक्स्ट्राडिशन क्या करना होता है? किसी भी चीज को एक्स्ट्राडाइट करना, यानी कहीं से बाहर निकालना, है ना। ध्यान रखना, एक्सट्रैक्शन करना किसी चीज का, एक जगह से किसी चीज को बाहर निकालने को एक्स्ट्राडिशन, एक्सट्रैक्शन कहते हैं। यहीं से ये टर्म आया है एक्स्ट्राडिशन का। अब एक्स्ट्राडिशन होता क्या है ये समझो। सो एक्स्ट्राडिशन, जब हम इंटरनेशनल लॉ के कंटेक्स्ट में बात करें, तो एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है ऐसे लोगों को जो अपना देश छोड़ के भाग गए हैं किसी और देश में शरण लेने के लिए। ऐसे लोग जिनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा था और ये पनिशमेंट से बचने के लिए भाग गए हैं किसी और देश, ऐसे लोगों को वापस लाने के लिए एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज यूज करी जाती है। तो ऐसा कोई लॉ ऑफ एक्स्ट्राडिशन नहीं है जो कि पूरी दुनिया को ही फॉलो करना है ना। ये दो कंट्री के आपस के रिलेशन की बात है। अगर हमारी कंट्री के अच्छे रिलेशन है किसी कंट्री से, तो हम उसके साथ एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन कर सकते हैं। कि अगर हमारी कंट्री से कभी कोई भागा अपनी पनिशमेंट एस्केप करके और तुम्हारी कंट्री में जाके शरण ली, तो तुम उसे ढूंढ के हमारे हवाले कर दोगे। और सिमिलरली, अगर हमारी कंट्री में कोई छुपने आता है तुम्हारी कंट्री में कोई क्राइम करके, तो हम उसे तुम्हें सौंप देंगे। इस तरह से म्यूचुअली ये किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत लॉजिकल लग रहा है, बहुत सही लग रहा है, ये तो हर कंट्री कर रही होगी। लेकिन नहीं, हर कंट्री एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं साइन करती। इसी वजह से तुमने देखा होगा कि ये सारे लोग कहाँ भागते हैं। विजय माल्या हो गया, नीरव मोदी हो गया, ये कहाँ जाके छुपे हैं? ये छुपे हैं यूके में जाके। यूके एक ऐसी कंट्री है जो किसी भी कंट्री के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं साइन करती। अब क्यों नहीं करती, इसके रीजन आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि यूके किसी के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं साइन करती। कुछ तो मुनाफा हो रहा होगा, देखो, ठीक है। बट तुम मुझे बताना कि क्या रियल रीजन होगा। कमिंग टू एक्स्ट्राडिशन, अब एक्स्ट्राडिशन क्या होता है? यही जो मैंने बताया कि किसी एक पर्सन को जो आपकी कंट्री से कोई क्राइम करके भागा है पनिशमेंट एस्केप करने के लिए, उस पर्सन को लेकर आना और अपनी कंट्री में ट्राई करने के लिए, इसे एक्स्ट्राडिशन कहते हैं। तो एक्स्ट्राडिशन की डेफिनेशन देखो किसने दी थी। स्टार्क ने क्या कहा था? द टर्म एक्स्ट्राडिशन डिनोट्स the process whereby under the treaty or upon the basis of reciprocity one state surrenders to another at its request a person accused or convicted of a criminal offense committed against the law of the requesting state. Such requesting state is competent to try the alleged offender. ठीक है, जहां पे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटी या फिर रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या होता है? देखो, हर कंट्री एक दूसरे के साथ ये ट्रीटी साइन करे ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी कंट्री ने भले ही ये ट्रीटी किसी कंट्री के साथ साइन नहीं की थी, लेकिन फिर भी व्हाई वुड यू वांट टू हैव अ क्रिमिनल इन ऑन योर सॉइल? मैं अपनी टेरिटरी में क्यों अलाउ करूंगी किसी क्रिमिनल को आने के लिए, है ना। ये वहां से क्राइम करके भागा है, अब ये मेरी कंट्री में आया है, मेरी कंट्री में भी तो क्राइम कर सकता है ये। तो इवन इफ मेरी उस कंट्री के साथ कोई ट्रीटी नहीं है, तब भी मैं इस क्रिमिनल को आपको सौंप दूंगी। और क्योंकि मैं ये आपके लिए कर रही हूं, तो आई विल ऑल्सो एक्सपेक्ट कि अगर ऐसा कोई सिनेरियो फ्यूचर में आपके साथ होता है,
तो आप भी यही करेंगे रेसिप्रोसिटी में, ठीक है, बिना ट्रीटी के भी ये किया जा सकता है। इसके बाद ग्रोशियस की डेफिनेशन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द ड्यूटी ऑफ ईच स्टेट टू पनिश द क्रिमिनल्स और टू रिटर्न देम टू द स्टेट्स वेयर दे हैव कमिटेड द क्राइम। क्या कह रही है कि ये ड्यूटी है स्टेट्स की कि क्रिमिनल्स को पनिश करना जरूरी है ना, पनिशमेंट मिलना जरूरी है, अदरवाइज कोई डेटरेंट नहीं रहता, अदरवाइज एग्जाम्पल्स नहीं बनते सोसाइटी में कि हम इसे वहां से लेकर आके ट्राई किया था, है ना, कि आप कहीं भाग नहीं सकते, आप लॉ से भाग नहीं सकते, आप कहीं भी जाके छुप जाओ, आपको लेकर आया जाएगा और फिर पनिश किया जाएगा। तो इसीलिए ये ये क्या है, ये एक रीजन है एक्स्ट्राडिशन का। अब पर्पस क्या होते हैं, तो पर्पस इसके मेनली दो चीजें होती है। एक होता है क्राइम प्रिवेंट करना, ठीक है, क्राइम रोकना। अगर कोई पर्सन है जो अक्यूज है क्राइम का और वो भागा है, तो अगर आप अक्यूज हो, आपका इल्जाम अभी सिद्ध नहीं हुआ है, आपका ऊपर कन्विक्शन अभी कन्विक्ट आप हुए नहीं हो, आपके ऊपर जो चार्जेस हैं वो चार्जेस अभी प्रूव अगर नहीं हुए, तो फिर भाग क्यों रहे हो, है ना, व्हाई आर यू रनिंग अवे। तो अगर भाग रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो चार्जेस है सारे नहीं सही, लेकिन उसमें से फिर कुछ तो सही होंगे, तभी भाग रहे हो, है ना। तो क्राइम प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, क्राइम होने से रोकने के लिए, एक कंट्री का क्रिमिनल है मेरी कंट्री में है, मेरी कंट्री में क्राइम नहीं करेगा ये, बिल्कुल कर सकता है। तो मैं क्यों अपनी कंट्री में से मौका दूं कि ये सिमिलर क्राइम्स मेरी कंट्री में करे। तो क्राइम प्रिवेंशन के लिए एंड टू पनिश द क्रिमिनल हु हैव एस्केप्ड फ्रॉम द पनिशमेंट। ऐसे क्रिमिनल्स जिनके ऊपर क्राइम प्रूव हो चुका है, जिनके ऊपर क्राइम जो था वो प्रूव हो चुका है, ऐसे क्रिमिनल्स अगर भागे हैं तो वो उनको पनिशमेंट दी जाए। ये दो मेन पर्पस है एक्स्ट्राडिशन के, ठीक है। अब इधर आओ, असाइलम पे आओ। अब असाइलम क्या होता है, एक्स्ट्राडिशन एंड असाइलम ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम हमेशा साथ में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो असाइलम क्या हुआ, असाइलम का मतलब किसी को शरण देना, है ना, किसी पर्सन को शरण देना, किसी पर्सन को आपकी कंट्री में जगह देना, पनाह देना। तो एक तरह से अगर कहे तो ये एक्स्ट्राडिशन का उल्टा हुआ, ऑपोजिट हुआ, इसीलिए इन दोनों टॉपिक्स को साथ में पढ़ा जाता है। तो आप किसे किसे पनाह देना चाहते हो, नहीं, क्रिमिनल्स को नहीं दे रहे हो आप है ना, आप हार्बर कर रहे हो, लेकिन क्रिमिनल्स को नहीं कर रहे हो, आप किसी ऐसे पर्सन को कर रहे हो जिसे जरूरत थी। तुमने अभी सैम बहादुर देखी क्या, अगर नहीं देखी है तो देखो, मुझे पता है तुम एनिमल देख रहे हो, सैम बहादुर देखो। सैम बहादुर में अगर तुमने देखा हो तो बहुत अच्छे से डिपिक्शन किया गया है बांग्लादेश एंड पाकिस्तान वॉर का, है ना। तो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान का जब डिवीजन नहीं हुआ था, तो डिवीजन करना क्यों पड़ा था, क्योंकि बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज हो रही थी बांग्लादेशी पीपल के ऊपर। तो ऐसे में इंडिया एज अ नेबरिंग स्टेट क्या अपने नेबर्स को इस तरह मरने दे, फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन, है ना, कोई गलती नहीं कर रहे थे वो, दे वर जस्ट एग्जिस्टिंग, और उनके एग्जिस्टेंस के ऊपर ही उन्हें मारा जा रहा था। कोई ऐसी चीज नहीं हो रही थी जिसकी वजह से कोई लेजिटिमेट रीजन हो इस तरह की अट्रोसिटीज करने का। तो फिर ऐसे में क्या इंडिया सिर्फ बैठा रहता और देखता रहता कि ठीक है इनका आपस का मामला, ये आपस में सुलझेंगे, हम क्यों पीछे लगे। इंटरनेशनल लॉ का अगर आपको कल की क्लास याद हो, तो इंटरनेशनल लॉ का एक ऑब्जेक्टिव क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी इन द वर्ल्ड। तो आप पीस कैसे एस्टैब्लिश करोगे, अगर आप लोगों को मरने ही देना चाहते हो तो फिर पीस कैसे एस्टैब्लिश हुई, नहीं होगी। तो इसीलिए बहुत सारे बांग्लादेशी रेफ्यूजीज को इंडिया ने शरण दी थी टू सेटल हियर, कि आपकी कंट्री आपके लिए सेफ नहीं है तो आप इधर आ जाओ, ठीक है। ये इस रीजन से असाइलम दिया जाता है, ये एक पॉलिटिकल रीजन हो गया। पॉलिटिकल रीजन के अलावा और भी बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से असाइलम दिया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, इंडिया में अब 377 अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया पार्टली, है ना। सेक्शन 377 आईपीसी अननेचुरल ऑफेंसेस के ऊपर जो सेक्शन था उसे पार्टली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, यानी होमोसेक्सुअलिटी इज नो मोर अ क्राइम इन इंडिया।
ठीक बात है, क्राइम नहीं है अब इंडिया में। लेकिन थोड़ा समय पहले जाओ, जब होमोसेक्सुअलिटी क्राइम थी, तब बहुत ज्यादा हरासमेंट हो रहा था एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी को, है ना। जैसे ही कोई बात ऐसी डिस्क्लोज होती थी, वैसे ही लोग ब्लैकमेल करना शुरू कर देते थे कि हम अननेचुरल ऑफेंस का चार्ज लगा देंगे। और ये कंप्लेन कौन कर सकता है? ये तो कोई भी कंप्लेन कर सकता है, एफआईआर लिखवाने में क्या है, कोई भी लिखवा सकता है। तो ऐसे में हरासमेंट बहुत हो रहा था ना। तो ऐसे में सवाल ये था कि अगर मान लो कोई पर्सन इंडिया छोड़ के बाहर जाना चाहता है फॉर एक्सरसाइजिंग हिज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टू बी हु ही इज, तो क्या ऐसे में सामने वाली कंट्री उसे असाइलम नहीं देगी? तो बिल्कुल देगी, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे देगी, है ना। उसे अपनी कंट्री में जगह देगी, क्योंकि वो अपनी कंट्री में फ्रीली नहीं रह सकता। अपनी कंट्री में वो आजादी के साथ, फ्रीडम के साथ नहीं रह सकता। तो इंडिया भी उसे शरण देगी, राइट। तो इसीलिए असाइलम का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है। अब असाइलम होते कितने टाइप के हैं ये समझो। तो जो सबसे पहला टाइप का असाइलम होता है, वो होता है टेरिटोरियल असाइलम। टेरिटोरियल असाइलम का मतलब क्या है? टेरिटोरियल असाइलम का मतलब है कि आप अपनी कंट्री के टेरिटरी के अंदर आप किसी को शरण दे रहे हो। तो जैसे वो सैम बहादुर वाला एग्जांपल मैंने बताया था ना, कि बांग्लादेश वॉर जब हो रहा था, तब उन लोगों को इंडिया में शरण देना, ये क्या दिया था हमने? ये था टेरिटोरियल असाइलम, है ना। अपनी कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर जब आप किसी को असाइलम देते हो तो उसे टेरिटोरियल असाइलम कहते हैं। फिर दूसरा है कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम यानी कि इंडिया ही असाइलम दे रही है, लेकिन इंडिया की बाउंड्री के अंदर नहीं दे रही। वो कहाँ दे रही है? वो काउंसलेट्स में दे रही है ना। वो अपने उन ऑफिसेस में जो दूसरी कंट्रीज में एस्टैब्लिश है, जिन्हें हम काउंसलेट्स ही कहते हैं, उनमें असाइलम दे रही है अगर। तो आपको ये पता होगा कि किसी भी कंट्री का जो काउंसलेट होता है, वो ऑफिस वो जो टेरिटरी होती है वो उसी कंट्री की मानी जाती है। तो इंडिया का जो काउंसलेट है यूएसए में, वो इंडिया की ही टेरिटरी मानी जाती है। जितनी उसकी बाउंड्री है उसको इंडिया की ही बाउंड्री कंसिडर किया जाता है। तो वहां पे किसके लॉज अप्लाई होते हैं? इंडिया के ही लॉज अप्लाई होते हैं। तो कोई अगर पर्सन है जो इंडिया में शरण मांग रहा है लेकिन वो इंडिया तक पहुंच नहीं सकता, तो ऐसे किसी काउंसलेट में उसे शरण दी जा सकती है, उसे असाइलम दिया जा सकता है। इसके बाद तीसरा टाइप का ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल हो गया, है ना, कि इंडिया ने अपनी बाउंड्रीज के अंदर नहीं दिया, किसी और कंट्री में दिया, लेकिन अपने काउंसलेट में दे दिया। तीसरा टाइप का है जब आप किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जाके शरण मांगते हो। ठीक है। तो ये तीसरा टाइप का कैसे होगा? तो जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हो, आपको वहां पे कोई इंटरनेशनल ऑफिस अगर वहां पे एस्टैब्लिश्ड है, जैसे हेग अगर जाते हो, तो वहां पे अगर इंटरनेशनल ऑफिस एस्टैब्लिश है, तो वहां पे जाके भी आप शरण ले सकते हो ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, ऑन पॉलिटिकल रीजंस। ठीक है। ये आप कर सकते हो। ये हो गया असाइलम ऑन इंटरनेशनल टेरिटरी, इंटरनेशनल, है ना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में असाइलम ले सकते हो। चौथा टाइप का असाइलम होता है असाइलम ऑन वॉरशिप। वॉरशिप यानी ऐसी शिप्स जो वॉर टाइम के लिए यूज की जाती है। तो जो जो भी शिप है, उस पे जिस कंट्री का फ्लैग है, वही कंट्री की टेरिटरी मानी जाती है उस शिप को। तो उस शिप के अंदर आपको कोई और पर्सन आपको पकड़ नहीं सकता, कोई और पर्सन आपको किसी तरह से ट्रीट नहीं कर सकता, क्योंकि आप अब उस कंट्री की टेरिटरी में आ गए हो। ठीक है। तो इस तरह का भी असाइलम होता है। इसके और तो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स है नहीं इंटरनेशनल लॉ में, लेकिन ये भी एक तरह का असाइलम हो सकता है। लास्ट एक क्वेश्चन है मेरा तुमसे, ठीक है, और अगर तुम्हें इसका आंसर पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है। बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब मुझे पता चलता है कि तुमने इतना वीडियो मेरा देखा है, कि तुमने मेरा सवाल भी सुना और मेरे सवाल का जवाब भी तुम्हें पता है। तो मेरा सवाल ये है, वॉरशिप की ही तरह मर्चेंट वेसल्स भी होते हैं। मर्चेंट वेसल्स क्या होते हैं? जो कमर्शियल वेसल्स होते हैं, है ना। तो शिप है लेकिन कमर्शियल है। वॉरशिप नहीं है, किसी किसी कंट्री की पर्टिकुलर वो नहीं है, किसी कंट्री की सॉवरेन अथॉरिटी में नहीं है, कमर्शियल शिप है। क्या कमर्शियल शिप पे भी असाइलम मिलता है?
अगर इसका जवाब पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। इसके बाद मुझे पता है कि अब तुम कहोगे मैम ये पीडीएफ कौन सी थी, ये पीडीएफ जरा प्रोवाइड कर दीजिए, ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ 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 पीडीएफ। तो मैं बता रही हूँ तुम्हें पीडीएफ कहाँ मिलेगी। ये जो पीडीएफ है, इस तरह की हर टॉपिक के ऊपर लीगल एज आफ्टर कॉलेज आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है अपने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो हर टॉपिक के ऊपर, चाहे असाइलम हो, एक्स्ट्राडिशन हो, स्टेट रिकग्निशन हो, जनरल प्रिंसिपल्स हो, हर चीज के ऊपर आपको स्टडी मटेरियल मिलता है और बहुत रेलेवेंट स्टडी मटेरियल मिलता है। यानी इससे बाहर कुछ भी नहीं, इतना रेलेवेंट स्टडी मटेरियल। इनफैक्ट यकीन नहीं होता तो टॉपर स्टॉक देख लो उठा के, हर टॉपर ने स्टडी मटेरियल की कितनी तारीफ करी है। तो अगर आप इस तरह के स्टडी मटेरियल से पढ़ना चाहते हैं, हमारी वंडरफुल फैकल्टी टीम से पढ़ना चाहते हैं, तो फिर रजिस्टर करिए लीगल एज आफ्टर कॉलेज में। कैसे करना है? टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पे आप जाएंगे, यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेस में लॉ पीजी पे आप जाएंगे। लॉ पीजी में जाके आपको बहुत सारे एग्जाम्स की लिस्ट दिख रही है, इनमें से किसी भी एग्जाम में आप रजिस्टर कर सकते हैं। एलएलएम हो, आईबीपीएस एसओ हो, आरबीआई से भी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, हर चीज की तैयारी आपको यही मिल जाती है। एंड मुझे पता है कि अभी सीयूईटी का भी एग्जाम आ रहा है एंड यूर वरीड कि सीयूईटी की तैयारी कैसे की जाए, तो सीयूईटी के लिए भी आप एलएलएम में 6 मंथ्स का कोर्स जो है, जिसमें हम आपकी सीयूईटी, क्लैट, एलिट, आईआईटी खड़गपुर, आईएलआई, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं। तो अगर आप इन सभी एग्जाम्स में एक्सेल करना चाहते हैं तो आप ये 6 मंथ्स वाला कोर्स ले सकते हैं। एक और चीज बस लास्ट है, सुन के जाना। अगर आप सीयूईटी की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, सिर्फ सीयूईटी की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज के टैब में सीयूईटी की एक बढ़िया सी टेस्ट सीरीज भी है, जहां पे आपको मिलते हैं 20 मॉक्स। इन 20 मॉक्स में आपको 5 मॉक्स मिलेंगे आईआईटी खड़गपुर के एंड 15 कॉम्प्रिहेंसिव मॉक्स मिलेंगे आपको सीयूईटी पीजी के लिए। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? रजिस्टर नाउ। इसके अलावा अगर ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो तुम और पढ़ना चाहते हो लीगल एज आफ्टर कॉलेज से। एंड इस वीडियो को अगर शेयर कर सकते हो तो बिल्कुल करो, शेयरिंग इज केयरिंग। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम लेकर आते हैं आपके लिए यहाँ पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर।